नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रीलिम्स जितनी तेजी से पास में आ रहा है, उतनी तेजी से हम कंटेंट बनाने में भी लगे हैं। कंटेंट बनाने में, रिसर्च करने में बड़ा समय लगता है। नंबर छीन लेंगे हम कि सीरीज में ज्योग्राफी हमने आपको कराया था, उसका पीडीएफ दिया था। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पॉलिटी का एक संस्करण, जहां पे हमें लगता है कि इस बार प्रश्न इसके आसपास जरूर बन सकते हैं। ये टॉपिक्स हम चुनते हैं देखकर कि कहाँ पे ज्यादा फोकस रहा है पिछले 2 सालों में, क्या क्वेश्चन पिछले 10 सालों में एक पैटर्न के तहत रिपीट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो वहां सवाल बन सकता है। आइए चेक करते हैं कि सेशन में आज हम आपको क्या देने वाले हैं। हमने एक नया तरीका निकाला है आपके लिए, फ्लैश कार्ड का। बड़ी मेहनत लगी पर ठीक है, हमने फ्लैश कार्ड्स आपके लिए बनाए हैं। ये जब पीडीएफ आपके पास जाएगी तो आप बस ऐसे इसको स्क्रॉल कर बस जल्दी-जल्दी रिवाइज कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पहला देखें तो हमें लगता है आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर के पावर के ऊपर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ गवर्नर के पास पावर है, वो अपने ग्रांट कर सकता है एसेंट को, वो विदहोल्ड कर सकता है अपने एसेंट को। जब कोई बिल पहुंच रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर के पास, तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ कर दो, अपने हाँ को रोक लो, या तो इस बिल को वापस से भेज दो रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर इस बिल को आप प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लो। जैसे आप आर्टिकल 201 पढ़ेंगे, तो अगर आर्टिकल 200 में गवर्नर का लिखा हुआ था कि वो क्या-क्या कर सकता है, तो आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है कि वो एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल पास हुआ गवर्नर के पास हो, जो रिजर्व किया गया गवर्नर द्वारा, वो क्या कर सकता है अगर प्रेसिडेंट के पास वो पहुंचे तो। तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो हाँ करे या ना कर दे, या फिर वापस से बिल भेज दे, रिटर्न कर दे कि वापस से रिकंसिडर करिए। आपको बता दें, अनलाइक द गवर्नर, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट आफ्टर रिकंसिडरेशन। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए यहां पर गवर्नर ने आर्टिकल 200 में बोला कि हम ये बिल वापस विधानसभा भेज रहे हैं, आप एक बार रिकंसिडर कर लो और उसके बाद भेजना। अब वापस से अगर ये हाउस से पास होकर आता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर बाध्य है, उसको देना पड़ेगा अपना हाँ उसके ऊपर, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वो रोक नहीं सकता है, अब वो रोक नहीं सकता है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहीं पे देखेंगे, तो प्रेसिडेंट भी अगर है, गवर्नर रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई फिर से रिकंसिडर करो। हाँ, इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, याद रखिएगा, मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता है। तो रिटर्न ऑफ द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन अगर किया, वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से पास किया, गवर्नर, अब गवर्नर तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो रिजर्व रखा था प्रेसिडेंट के लिए, तो वापस से प्रेसिडेंट के पास आया। क्या प्रेसिडेंट अब बाध्य है? नहीं। अगर वापस भी बिल आ जाए प्रेसिडेंट के पास तो बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। अनलाइक द गवर्नर, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट आफ्टर रिकंसिडरेशन। हम आपको आर्टिकल 163 का भी एक झोंका दिखाना चाहेंगे। भाई, डिस्क्रिशन की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर की लड़ाई पुरानी है, और इस लड़ाई में जो जीत हो रही है वो गवर्नर की हो रही है। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 163 पढ़ें, इसके सेक्शन 2 में लिखा है या क्लॉज 2 में लिखा है, गवर्नर मे एक्ट इन हिज हर डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स। अभी सर्टेन मैटर्स मतलब क्या है? तो अगर ये पूछा जाए कि भाई आपने डिसीजन लिया है और क्यों लिया है, और गवर्नर बोले कि मेरा डिस्क्रिशन था, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसका डिस्क्रिशन था। तो डिस्क्रिशन गवर्नर का कुछ मसलों में, मामलों में आमतौर पर ज्यादा दिखता है। प्रेसिडेंट की अगर आप बात करें, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट इंडिपेंडेंटली टेक अप अ स्टेट बिल। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट खुद जाकर स्टेट बिल उठा के लाएगा। द बिल हैज टू बी फर्स्ट रिजर्व बाय द गवर्नर, तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 163 का हम आपको दिखाना चाहते थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है कि किसी भी मैटर पर या किसी भी मैटर पे अगर आप कोई गवर्नर कुछ करना चाह रहा है, तो क्या वो उसका डिस्क्रिशन है? द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। आप उसपे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि सर ये आपके डिस्क्रिशन में नहीं है। अगर उसने कुछ बोल दिया है तो वो उसके डिस्क्रिशन में होगा। यू कैन नॉट देन से कि आपके डिस्क्रिशन में ये नहीं है, देन यू कैन नॉट से दिस। ठीक। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कौन सी स्थितियां हैं जहां पर गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करना ही होगा? जैसे ऐसा बिल जो कि जुरिस्डिक्शन या पावर हाईकोर्ट का इंपैक्ट करता हो, गवर्नर को वो बिल रिजर्व रखना होगा प्रेसिडेंट के लिए। बिल जो टैक्स लगाता हो वाटर या इलेक्ट्रिसिटी पे जो यूनियन यूज कर रही है, तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा।
बिल जो अफेक्ट कर रही है यूनियन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर यूनियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है ऐसा बिल आप दे रहे हो, तो भी आपको करना पड़ेगा। अगर स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद यूनियन लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, तो भी आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर बिल रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आपको प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए। अगर कोई लैंड रिफॉर्म डीपीएसपी प्रोटेक्शन आप कर रहे हो, मतलब बिल अंडर आर्टिकल 31 है 31C लेकर आ रहे हो, इट मे रिक्वायर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, यहां पर डिस्क्रिशन है गवर्नर का। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स अगर लग ही रहा है प्राइमा फेसी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी तथ्य हैं, ऐसी चीजें जहां पर आपको इसको रखना ही पड़ेगा, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट। ये सवाल साफ आ जाते हैं कई बार, तो तैयार रहिएगा। आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कमिंग दिस ईयर कि क्या क्या वो कंडीशन हो सकती हैं जहां जहां पर एक गवर्नर बाध्य हो जाते हैं कि आपको ये बिल को रिजर्व रखना ही होगा। वैसे ही हम आपका ध्यान लेकर आना चाहते थे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट आपको बता दें, अगर इनको चुनना हो और इनका चुनाव कराया जाए, तो 20 प्रपोजर चाहिए, 20 सेकेंडर चाहिए और इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपए होती है। ये पार्लियामेंट हाउस में कंडक्ट होता है। वोटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, एक स्पेशल पेन देती है जिससे वो वोटिंग भरते हैं। इट्स इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कंपलसरी होता है। आपको बता दें, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको देंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो वोटिंग का आधार है वो यही है कि आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मिलेगा। आप अपनी प्रायोरिटीज भर सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। ठीक। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन कौन चुन सकता है? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इंक्लूड्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। याद रखिएगा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो। और जो वोटिंग सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, सीक्रेट बैलेट से होता है। हर वोट का एक ही वैल्यू होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उनकी मिनिमम आयु 35 साल होनी चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल 67 जो उनके टर्म और रिमूवल की बात करता है, 5 साल का उनका टर्म है, रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर इनको रिमूव करना है तो राज्यसभा मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, लोकसभा अप्रूवल बचाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। अगर आपको इनको रिमूव करना है तो राज्यसभा में आपको चाहिए होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी, और इफेक्टिव मेजॉरिटी से जब राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा से बस इसका एक सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल होगा। ये चीज याद रखिएगा। और इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि आप वैकेंसी हटा दीजिए सभा में से, राज्यसभा में से वैकेंसीज हटा दीजिए, जो लोग खत्म हो चुके हैं, सीट खाली पड़ी उसको हटा दीजिए। अब जो सीट बच रही है इसका डिवाइड करिए 2 से, मतलब आधे पे आइए, +1। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से होगा और आपका लोकसभा अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। ये भी आपको बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस में बने रहते हैं जब तक कि आपका सक्सेसर ना आ जाए। अगर कोई वैकेंसी हो तो आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है, वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। यहां पे वो आपको बोल देंगे विद इन 2 मंथ्स लिखा है, नहीं सर, इट इज एज सून एज पॉसिबल। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर जरूर देखिएगा सर। इट रिमूव्ड सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर। इनके चुनाव में सुप्रीम कोर्ट अब दखलंदाजी नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम ढूंढ रहे थे 100 साल 150 साल, तो हमें ये भी टर्म मिल गया कि गोल्डन जुबिली मनाया है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अपना। ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 1975 में भले ही स्थापित हो गया था, पर इसकी मिनिस्ट्री जो नोडल रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रही है। ये वही डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ यूनियन। आपको बता दें, ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप जाएंगे तो पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी, स्क्रिप्ट देवनागरी, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का था जिसने अलाउ किया था continued use of English along with the Hindi, and it applies to official purposes of union, parliamentary businesses. Article 344 provides for official language commission, committee of parliament on official language। पर्पस इसका यही है
कि रिव्यू करिए हिंदू का यूसेज जो कैसे हो रहा है, प्रोग्रेस ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी के लिए आप बताइए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 17 इज ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 इज हिंदी एज यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज, 344 इज लैंग्वेज कमीशन एंड 345 इज स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको 345 का बता दे सर, 345 का आप वैसे याद रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन अडॉप्ट एनी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ दैट स्टेट। इट इज आर्टिकल 345। स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी भाषा अडॉप्ट कर सकती है फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। इट इज आर्टिकल 345। अच्छा और देखते हैं, आइए। देन वी हैव गॉट फाइनेंशियल बिल जो हमें पढ़ना चाहिए था। ये फाइनेंशियल बिल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सी एवरी ईयर I feel a question on either a money bill or a finance bill is almost there. So if I see a question here, financial bill का अगर हम बात करें तो आर्टिकल 117 का सेक्शन 1 पढ़िए, आप क्लॉज 1 पढ़िए। It deals with financial bills containing money bill matters. Money bill directly आर्टिकल 110 में आपको दिख जाएगा। It can be introduced only in लोक सभा and requires president's recommendation. तो अगर मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 117A का, तो फाइनेंशियल बिल which contains money related matters बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 117(3) अगर है, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर कंसिडरेशन। अब यही छोटा सा आइडिया मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल का जो था। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट। राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स। टाइम लिमिट क्या है? फाइनेंस बिल मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन। ज्वाइंट सिटिंग इस पे संभव नहीं है। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग जो लिखा हुआ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल और फाइनेंस बिल, इस पे नहीं है। आर्टिकल 109 मनी बिल का प्रोसीजर क्या है? स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स लिखा हुआ है। राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स। इफ लोकसभा रिजेक्ट्स राज्यसभा रिकमेंडेशन, कोई मतलब नहीं, बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। जैसे पास हुआ था वैसे उसको मान लिया जाता है। तो अगेन फाइनेंस बिल वर्सेस मनी बिल का क्वेश्चन बनता है। एंड आई वुड से हियर व्हेन यू रिवाइज योर लक्ष्मीकांत टू स्टडी जो फाइनेंशियल बिल्स ऑफ कैटेगरीज हैं 1 2 3, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई फील कई बार वो छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है वो सामने आ ही जाता है, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अच्छा, ऐसा ही एक टॉपिक प्राइवेट मेंबर बिल का है। ये इसलिए हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि भारत में प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ज्यादा पास हुए नहीं है। लास्ट वीक कुछ बहुत साल पहले हुआ था। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब वो कोई भी बिल जो एक एमपी प्रोड्यूस करता है जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, भले ही वो रूलिंग पार्टी का है, पर अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर। ड्राफ्टिंग खुद ही इसको करनी पड़ती है। 1 मंथ का प्रायर नोटिस ये देगा बिफोर इंट्रोडक्शन। रिक्वायर्स परमिशन ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपको बता दें डिस्कशन टाइम लोकसभा 2.4 आवर्स 2.5 आवर्स एवरी फ्राइडे देती है, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल के लिए है। हालांकि इस टाइम को भी कुछ लोग खा ही जाते हैं। राज्यसभा में 2:30 से 5 बजे ये होता है। एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे चलता है। फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड मुस्लिम वक्फ बिल 1952 जो सैयद मोहम्मद अहमद काजमी ने किया था। लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था वो 1970 में हुआ था। उसके बाद आपका कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। बना बहुत बार है, पास नहीं हुआ है। देखिए अब यूपीएससी ही अगर यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगी तो कितना मजा आएगा। आपको बता दें यूपीएससी मजा ले रही है क्योंकि 100 साल हो चुके हैं बने हुए। तो सवाल बन सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 315 से 323 आप पढ़ते हैं। 1924 रिकमेंडेड बाय ली कमीशन। 1926 पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। 100 साल हो गए, 2026 चल रहा है। 1935 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1947 रीनेम्ड एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक चेयरमैन और बाकी मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट करते हैं। एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स शुड हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर मोर देन 10 इयर्स। ये 6 साल या 65 साल की उम्र हो जाए, जो भी अर्लियर हो जाए उस तक के लिए आते हैं। प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स। ये नहीं कर सकते। हाँ, मेंबर्स कैन बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इस बार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी क्यों आएगा? 1986 में बनी है। इट इज क्रिएटेड एज अ रिपोजिटरी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल डेटा, रिकमेंडेड बाय टंडन कमिटी। आपको बताया नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 81 और होम मिनिस्ट्री टास्क फोर्स ने इसको रिकमेंड किया हुआ है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही होगी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
तमाम चीजें करती रहती है। क्राइम डेटा मैनेजमेंट, कलेक्ट एंड एनालाइजेस द क्राइम स्टैटिस्टिक्स, मेंटेन क्राइम एंड क्रिमिनल डेटाबेसेस, ये नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल चलाती है, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग, सीसीटीएनएस डेटाबेस चलाती है। पूरा सीसीटीएनएस इसके अंडर में है, जो कि नेशन वाइड सीसीटीएनएस क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, पूरा ये ट्रैकिंग का यही चलाती है। एंड नेशन वाइड पुलिस डेटाबेस भी मेंटेन रहता है। नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर से मेंटेन रखती है। एनसीआरबी इन सारे डेटा को स्टेट्स और यूटीज के साथ शेयर भी करती है। देखिए फ्लैश कार्ड्स पूरे बने हुए हैं, यू कैन एंजॉय दीज फ्लैश कार्ड्स। ये बहुत अच्छे से आपको देखिए, अगर आप इसको एक पेज पे देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत छोटे छोटे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइबर क्राइम पोर्टल की बात करें तो एनसीआरबी इसका सेंट्रल नोडल एजेंसी है। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी यही मैनेज करता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप, साइबर ऑफेंसेस सब यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइट्रेन पोर्टल ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है फॉर साइबर क्राइम, साइट्रेन पोर्टल है ये। सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इसी के अंडर में वर्क करता है। एनसीआरबी की पब्लिकेशन है क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, तीन है। क्राइम इन इंडिया नंबर 2, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। आई एम टोटली एक्सपेक्टिंग कि अगर बनेगा तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है। एकदम अंदर से फीलिंग आ रहा है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ हमें दिख रहा है बनते हुए। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, अभी हमें नहीं पता है, बट आई फील देयर कुड बी अ क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? चलिए और देखते आइए। नेशनल मेडिकल कमीशन, अच्छा पता है ये दो चीजें इसमें हमको दिख रही हैं। हम आपको ये भी यहाँ बताना चाहते हैं कि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, इस बार जैसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 की जो बात चल रही है, आपको हम ये बता दें कि ये बिल ने जानबूझकर नेशनल मेडिकल कमीशन को अपने से बाहर रखा है। नेशनल मेडिकल कमीशन को अपने से बाहर रखा है। अब वो क्यों रखा है, क्या रखा है, ये आप जाने दीजिए, अभी प्रीलिम्स का मामला है, पर इसको बाहर रखा हुआ है। आइए समझते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन सर 2019 में बना, 2020 से फोर्स में आया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले हुआ करता था, इसको ये रिप्लेस कर दिया है ताकि वही ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब बढ़ सके आपके इस पूरे हेल्थ सेक्टर में। एनएमसी में अगर आप देखेंगे 33 मेंबर हैं, एक चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर 10 है, पार्ट टाइम मेंबर्स 22 हैं। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये भी द्वंद्व है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है। अच्छा आपको बता दें, ऑटोनोमस बोर्ड्स इसके अंडर बने हुए हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है जो कि एमबीबीएस एजुकेशन को रेगुलेट करता है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड है, ग्रांट परमिशन फॉर न्यू इंस्टीट्यूशंस ये आपका ये बोर्ड करता है, एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। ये सारे बोर्ड आपके इसके तहत बने हुए हैं। तो ये 5 बोर्ड पे वर्क कर रही है। ये याद रखना है अपने को कि इट इज नॉट बीइंग सब्ज्यूम्ड बाय विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, इसको नहीं कर रहा है सब्ज्यूम। दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। चलेगा डन एवरीवन? ये आ रहा समझ में सबको? ठीक। तो हम कर क्या रहे हैं, आप ये समझ गए, मतलब आई एम ट्राइंग टू हिट दोस टॉपिक्स जहां पे हमें लगता है कि सवाल आ सकता है, वो हम हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग टू हिट जहां पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलेगा? ओके मूविंग फॉरवर्ड आइए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। प्रिवेंटिव डिटेंशन, हमें लगता है कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं, हमें लगता है इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर धन्या एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का भी जजमेंट आया है, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट सब्स्टिट्यूट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये आप बेल ऑर्डर्स को बाईपास करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 22 बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करता है, विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल 22(2) बोलता है यू शुड नो द ग्राउंड ऑफ योर अरेस्ट। आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा 24 घंटे में, बट these protections are not available for preventive detention। ये सब अरेस्ट के केस में है, नॉट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन।
प्रिवेंटिव डिटेंशन की आपको बात कर रहे थे, डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आर्टिकल 22(5) बोलता है डिटेनीज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स, मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द डिटेंशन, बट कई बार लॉज बनाए जाते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत बढ़ावा दे देते हैं। बहुत पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही इसके ऊपर लॉ बना सकती है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर क्या सिर्फ राज्य बना सकती है, क्या सिर्फ केंद्र बना सकती नहीं, याद रखिएगा दोनों बना सकती है, दोनों बना सकते हैं। तो बोथ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 168 से लेकर 172 तक डिटेंशन के ऊपर है। पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन पावर, पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स अनलेस डिटेंशन जस्टिफाइड अंडर अदर लीगल प्रोविजंस। तो ये एकदम साफ हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी आया हुआ है। अच्छा, पर्सनालिटी राइट्स, अनिल कपूर को ले लीजिए, अभिषेक बच्चन को ले लीजिए, सलमान खान को ले लीजिए, तमाम ये सेलिब्रिटीज जो थे बार बार कोर्ट पहुंचते रहे ये बोलते हुए कि सर मेरा पर्सनालिटी राइट्स कहीं ना कहीं भंग हो रहा है। तो पर्सनालिटी राइट्स कहां कहां आता है, बता दें आपको पर्सनालिटी राइट्स के ऊपर, सॉरी, अच्छा ये इस पे आइए। पर्सनालिटी राइट्स मतलब राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी ट्रेट्स। भाई मेरा कोई अपना राइट होगा, आपका कोई अपना पर्सनालिटी होगा, नाम, इमेज, वॉइस, लाइकनेस, मेरा स्टाइल एक्सप्रेशन अगर कोई कॉपी करता है तो मेरी पर्सनालिटी राइट को भंग करता है। यहां कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मिसयूज दोनों आ सकता है। भारत में आपको बता दें कोई डायरेक्टली हमारे पास लॉ नहीं है जो पर्सनालिटी राइट्स को डिफाइन करता हो, पर हम इनडायरेक्टली इसको बचा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कंपोनेंट्स अगर आप देखिए पर्सनालिटी राइट्स के, तो राइट टू पब्लिसिटी प्रोटेक्ट्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आइडेंटिटी। एग्जांपल, यूजिंग सेलिब्रिटी इमेज इन एड्स विदाउट देयर कंसेंट। भाई मान लीजिए कल हम अपना कोर्स लॉन्च करें और हम लिख दें कि भाई यहाँ पे जॉन अब्राहम पढ़े थे, बड़ा यहीं पे अपना बॉडी वॉडी बना के गए हैं। तो पॉइंट इज कि आई कैन नॉट डू दिस एक्सप्लॉयटेशन विदाउट हिज कंसेंट। इनडायरेक्टली ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रिवेंट पब्लिक एक्सपोजर ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी विदाउट कंसेंट, आर्टिकल 21 इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। केस पुट्टा स्वामी केस है, तो पुट्टा स्वामी केस भी कहीं ना कहीं इसको बचा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी राइट आपकी है, किसी और की वो नहीं है, ये बचा रहा है। अच्छा, पॉस्थुमस, क्या मर जाने के बाद में भी ऐसी कोई राइट है? कोई एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन भारत में तो नहीं है, पर हमारे पास एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1958 दैट प्रोहिबिट्स कमर्शियल यूज ऑफ इमेजेस ऑफ महात्मा गांधी एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो कई बार पॉस्टुमस पर्सनालिटी राइट्स भी देखी जाती है। दीपा जयकुमार वर्सेस एल विजय पर्सनालिटी राइट्स एंड आफ्टर डेथ है। तो की केस यहाँ पे दीपा जयकुमार वर्सेस एल विजय पर्सनालिटी राइट्स, और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका पर्सनालिटी राइट वैसे खत्म हो जाता है, कोई एक्सप्लिसिट नहीं है, पर एम्बलम्स और नेम्स एक्ट ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप कमर्शियल यूज नहीं करोगे, महात्मा गांधी और प्राइम मिनिस्टर की इमेज का आप मिसयूज नहीं करोगे। वैसे पॉस्थुमस नहीं होता है पर्सनैलिटी राइट, वो खत्म हो जाता है, बट यहां पे बस एक एक्सेप्शन ये आपको दिख रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब एक तो पॉइंट और क्वेश्चन इस बार आ ही रहा है। आप जुडिशरी अगर देखेंगे तो भाई अपॉइंटमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, यशवंत वर्मा हो, रिमूवल हो, इम्पीचमेंट हो, क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप अब कहीं घूमिए मत, ये सवाल आप जाकर चेक करिएगा, ये सवाल बनने वाला है गुरु, ये सवाल बनने वाला है, तो इसमें आपको घबराना नहीं, इसमें आपको घबराना नहीं है, ये सवाल आपका बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, तो कोई घबराएगा नहीं इन सवाल से। आपको क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि आपको आर्टिकल 124 भी पता है, आपको आर्टिकल 217, 218 भी पता है। आपको ये भी पता है कि अगर किसी को रिमूव करना है तो उसको जजेस को, हायर जजेस को रिमूव करने का लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। मिनिमम एमपीज लोकसभा में 100 चाहिए, राज्यसभा में 50 चाहिए, एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय स्पीकर। इफ लोकसभा में मोशन आ रहा है, अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो वहां के चेयरमैन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास में जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, जो ये गवर्न कर रहा है। अब 3 मेंबर की कमिटी बनेगी, जहां पे भी मोशन पास होगा वो 3 मेंबर की कमिटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे।
ये क्वासी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बताएंगे कि भाई इनोसेंट है या गिल्टी है। अगर कमिटी फाइंड करती गिल्टी है तो हाउस मस्ट पास मोशन विद स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी देखिए कितनी पावरफुल है यहां। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दो बड़ी खतरनाक मेजोरिटी। एक तरफ तो बोल रहे हैं भाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई, मतलब ऑफ द टोटल मेंबरशिप मुझे पूरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और एक चीज और याद रखिएगा भाई, एक सत्र चल रहा है, अगर इसी सत्र में पास करना होगा, अगर आप दूसरे सत्र तक गए और पहले सत्र में कंटिन्यू करके ले जा रहे हैं तो सर खत्म हो जाएगा मामला। जिस सत्र में मोशन आएगा उसी सत्र में पास होगा, तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। जजेस आर रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फिर हमने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म दिए सर, हर साल सर परेशान रहते हैं हम, यहां से क्वेश्चन बनता है सर, 100% बनता है सर। प्लीज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 देखकर जाइएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट देखकर जाइएगा। आपको बता दें नालसा भी है, हम आपको बता दें 1987 का हमारा एक्ट है। हम आपको ये भी बता दें कि किस किस को आप लीगल सर्विसेज में देते हैं सर, महिलाओं को देते हैं, बच्चों को देते हैं। भले ही महिला कुछ भी कमाती हो फिर भी आप उसको फ्री लीगल एड देते हैं, मेंबर्स ऑफ SC/ST कम्युनिटीज को आप देते हैं, वर्कर्स कवर्ड अंडर लेबर लॉज को आप देते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप देते हैं, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर को आप देते हैं फ्री लीगल एड, पर्सन इन कस्टडी को आप देते हैं, आप देते हैं विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, आप देते हैं इनकम क्राइटेरिया बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस में अगर इनकम 5 लाख से कम है तो भी आप फ्री लीगल एड उसको अनाउंस करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो इनकम लिमिट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सर 100% एक क्वेश्चन आ रहा है यहां से, तो 100% एक क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है आप देखिए पहले, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, पूछिए 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 एक बार ना, समझ में आया क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 1996 है, 30 साल हो गए आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट को। आपको बता दें सर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ये एक्ट देख रहा है। और इसके फीचर्स क्या क्या देखिएगा। अच्छा, ये जो लॉ है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के मॉडल लॉ को फॉलो करता है। हम आपको बता दें सर, आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल लाइक अ कोर्ट डिक्री। अब सवाल बनेगा, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं? हम आपको बता दें सर, नया नया जजमेंट है, सुन लीजिए, अभी आया है, अभी अभी आया है, सुन लीजिएगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम आपको थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं। अपील्स तो अलाउड होते ही हैं लिमिटेड ग्राउंड्स पे, याद रखिएगा लिमिटेड ग्राउंड्स पे अपील तो होते ही अलाउड। एक और चीज हम आपको बता रहे हैं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए उसको, लिमिटेड मॉडिफिकेशन। Gayatri Balaswamy versus ISG Novasoft Technologies. Supreme Court held that courts can modify arbitral awards under Section 34 and 37 of the Arbitration and Conciliation Act, but in a very limited term. बहुत लिमिटेड ग्राउंड और टर्म होता है जिसके तहत वो कर सकती है। वेरी लिमिटेड ग्राउंड एंड वेरी लिमिटेड टर्म, उसी के तहत कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं करेगी, याद रखिएगा। तो हमने आपको ऐसे ही कर करके दी कि जीरो FIR हैज बीन इन यूज थ्रू आउट। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन हियर ऑल्सो। तो नंबर छीन लेंगे, हमें कोशिश है कि हम आपको वो टॉपिक्स पे हिट करें जहां प्रबल संभावना क्वेश्चन बनेगी, और फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेरी सून। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा, और आपको पता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो आप भूलेंगे नहीं, शेयर आपको करते रहना है। द मोर यू शेयर द मोर कंटेंट यू आर गेटिंग। जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।